बेटा एनएमआर जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और इसमें जो है काफी हमने कवर किया है इसको। और हमने मेनली देखा था कि एनएमआर जो है इसका ग्राफ कैसा आता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन एनवायरनमेंट कैसे शो करता है। तो आज जो है इसको थोड़ा देखना है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो वर्ड आ रहा है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैग्नेटिक न्यूक्लियर काट रहे हैं इसको। तो इट इज एक्चुअली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसको जरा दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है और इसकी जो है यहाँ पे आते हैं कि सिग्नल कैसे आ जाता है, ये काम कैसे करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो वर्ड जो है मैं दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, लिखता हूँ कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो हम एनएमआर कहते हैं। दिस इज एनएमआर। देखिए न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। कहते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के अराउंड तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे उसमें आ जाएगी तो वो एक बार बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ठीक है जी। इस बात को जरा समझें कि हमारे पास उसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के अराउंड, जैसे ये वाला पार्टिकल दिखा देंगे रिवॉल्व करता है अपने उसके एक्सिस के अराउंड, ऐसे करे या ऐसे करे, वैसे इसकी इस एक्सिस पे रोटेशन की वजह से जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जिसकी वजह से इसके पोल बन जाते हैं। इसे हम छोटा मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस are positively charged, revolve around their own axis with their different spin, और जिसकी वजह से इनके ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है कि ये जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसका नॉर्थ यहाँ बन जाएगा, साउथ यहाँ बन जाएगा, इस तरीके से। और अगर ये इस तरीके से घूमेगा तो इसमें से इसका साउथ यहाँ बन जाएगा, नॉर्थ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो पोल भी वैसे ही आएंगे। स्पेस के ऊपर हमारे पास जो प्रोटॉन्स होंगे वो दो टाइप के बन जाएंगे, एक क्लॉकवाइज घूमने वाले, एक एंटी क्लॉकवाइज। दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। इन दोनों की पार्टिकल की एनर्जीज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, ये एक ही जगह पे नहीं रह सकते, मतलब इनकी स्पिन अलग हो गई, इनके बार जो है अलग बन गए। सो दे ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही इनकी जो एनर्जी जो है वो बहुत, उसमें गैप आ जाता है, उसमें फर्क आ जाता है, चाहे वो गैप बहुत कम होता है, इतना जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हर चीज को परसेंटेज में मेजर करते हैं, इसको हम करते हैं पार्ट पर मिलियन में, आउट ऑफ मिलियन हल्का सा चेंज होता है। क्योंकि तो उसमें देख रहे होते हैं बहुत छोटा सा एनर्जी का गैप होता है, तो वो आ जाता है क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट स्पिन होने की वजह से। तो डेल्टा ई इज लीस्ट when external magnetic field is applied on the nucleus, their delta E increases because some particles are aligned and some get opposed to external magnetic field. This way delta E become able to absorb radio wave. ये वाली बात जो है अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या कहने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये एक और ये दो, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन। इनमें से एक लेफ्ट से इस तरफ मूव कर रहा था और दूसरा इस तरफ मूव कर रहा था। ऐसा करने से अगर फॉर एग्जाम्पल इसका नॉर्थ यहाँ बनता है तो साउथ पीछे बनेगा। अगर ये बात डिसाइड हो गई है कि जिस तरफ मूव करता है उस तरफ साउथ बनता है, किसी डायरेक्शन में हो सकता है बारह, हमने इसको कर दिया, फिर साउथ इसका ऊपर बनेगा, इसका नीचे बनेगा। ठीक, वैसे तो प्रोटॉन्स हैं एक ही तरह के हैं, सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी स्पिन डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि पार्टिकल कोई भी स्टैटिक नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही नहीं है, तो हर पार्टिकल जो है किसी भी टेम्परेचर पे जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट वो चल रही होती है। तो अब इसके दरमियान जो गैप आ जाता है इनकी डिफरेंट एनर्जी की वजह से, जिसको मैं लेवल करने की कोशिश करता हूँ,
मैंने यहाँ पर मार्क किया ऐसे इस एक्सिस पे और मैंने यहाँ पे लगा दिया डेल्टा एनर्जी। अब इनके दरमियान असल में तो गैप इतना छोटा होता है जिसको मैं असल में इंडिकेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, हल्का सा। और इसमें जो है अब मुझे ये बना के दिखाना है कि एक पार्टिकल जो है वो अगर इधर आता है, दूसरा पार्टिकल जो है वो इधर होगा, और इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको बता चुके हैं इससे पहले। और इसको जो है लेट्स से मैंने वही वाला मार्क कर दिया कि ये जो पार्टिकल है मेरा ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है। तो इसमें फिर नॉर्थ पोल इसका इस तरफ बना हुआ है, साउथ इस तरफ, जबकि इसका साउथ पोल इस तरफ बना है और नॉर्थ इस तरफ बना है। लेकिन इनके दरमियान जो डेल्टा ई है दैट इज टू स्मॉल। ये जो डेल्टा ई है इसको मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ कि ये इनके दरमियान जो है दिस इज डेल्टा ई। ये इतना छोटा एनर्जी का डिफरेंस है कि कोई भी वेवलेंथ इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अब आपको एनर्जी की वेवलेंथ की बात करके दिखाते हैं कि सल्फाइड पे ये एक्चुअली क्या होता है। अगर आप लोगों ने लाइट का स्पेक्ट्रम देखा हो, जो फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपके पास कहानी स्टार्ट होती है गामा से, उसके बाद आती है एक्स रे, फिर आ जाती है आपके पास यूवी, फिर आपके पास आ जाता है वेव की और इसके बाद आपके पास आ जाती है आई आर, फिर आ जाती है बस माइक्रो, फिर आपके पास आ जाती है रेडियो। अगर आप इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है कि दो चीजों में फर्क आ रहा होता है। नंबर वन, वेवलेंथ जो है इस तरफ इंक्रीज कर रही होती है एंड एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। और ये बात आपको बताई होगी फिजिक्स में कि इनका आपस में कुछ ये हिसाब किताब होता है वेवलेंथ और एनर्जी का। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये वाली बात आपको समझाई होती है। अब इनमें इस तरफ एनर्जी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब कि ये हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी है। अभी अगर इसमें मैं रेडियो वेव को शामिल करूँ ना इसको, तो नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब हमारे पास इससे कोई छोटी एनर्जी की वेव ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें, इसको चेक कर सकें, तो ये हो नहीं रहा। तो फिर क्या करते हैं हम इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या था, ये किसी न्यूक्लियस के अंदर के हालात है, और मैंने क्या किया इसमें, यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी एक्सटर्नल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से मैंने 20 टेस्ला लगा दिया, 20 नहीं तो 5 टेस्ला लगा दिया, चलो 5 टेस्ला लगा दिया, 5 कर दिया। अच्छा, अब ये 5 टेस्ला कैसे है कि अगर यहाँ पर 1 टेस्ला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो होगा ये कि ये जो है आपको पता है कि ये खुद से एक मैग्नेट है। इसको समझ लें कि नॉर्थ इसका इस तरफ आ रहा है और ये जो है साउथ इसका इस तरफ आ रहा है। ये हमारा एक्सटर्नल जो मैग्नेट लगाया था हमने। तो अब होगा ये कि इसमें इसी लिहाज से इन पार्टिकल्स की जो स्प्लिटिंग थी, जो इनके दरमियान एनर्जी गैप था, वो बहुत कम था। अब ये एनर्जी गैप ऐसे ही बढ़ेगा और कुछ ये हिसाब किताब बनता है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ऐसे और ऐसे। अब आपको समझाते हैं कि क्या हुआ। देखिए, अगर इसका नॉर्थ यहाँ है तो इनमें से कोई एक पार्टिकल इसके साथ अलाइन हो जाएगा, कुछ अपोज हो जाएगा। इसका नॉर्थ यहाँ पे है, इसका साउथ यहाँ पर है, तो ये वाला पार्टिकल तो अट्रैक्ट हो जाएगा, दिस पार्टिकल विल गेट अलाइंड। जबकि ये वाला पार्टिकल, इसका भी नॉर्थ नीचे आ रहा है, इसका भी नॉर्थ, तो आमने सामने आ जाएंगे, तो ये रिपेल हो जाएगा। इस बेस के ऊपर अगर मैं एक चैनल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं इनके ऊपर, तो होगा ये कि ये पार्टिकल्स जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ ऐसी हो जाएगी कि एक पार्टिकल इस पे छत पे चढ़ जाएगा इधर, जबकि एक पार्टिकल नीचे आ जाएगा। जो नीचे आ गया इसे हम कहते हैं अलाइन हो गया, जो ऊपर चला गया इसे हम कहते हैं अपोज हो गया। अब इनको मैं वो वाला काम भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये वो वाला पार्टिकल था जो नीचे आ गया, इसके साथ में लिखा नॉर्थ इसका यहाँ पर है और साउथ इसका यहाँ पर है।
यहाँ से देखें तो इनके दरमियान अट्रैक्शन बनेगी। इस तरीके से एक पार्टिकल इनका रिपेल हो गया और ये वो वाला पार्टिकल था, ये भी मार्क करके दिखा रहा हूँ। इतना वो नहीं करना आपको, वो बता दूंगा आपको लिखना क्या होता है, समझा रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। अब इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। अगर आप उसको देखें तो डिफरेंट उस पे जो है आपके पास डिफरेंट एनर्जी का गैप बनेगा। तो आपके पास लेट्स से मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ तो मेरे पास ये डेल्टा ई बन रहा है इसका, दिस इज डेल्टा ई जो इसका इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको, इस ऑल्सो डेल्टा ई। ठीक है जी, तो ये इनके दरमियान एनर्जी गैप। अब इसमें मसला ये है कि अगर आपने 20 टेस्ला अप्लाई किया या 5 टेस्ला अप्लाई किया तो एनर्जी गैप जो है वो पर्टिकुलर बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो है जो गैप बनेगा उसी हिसाब से जो है आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जीज की वैल्यूज होती हैं जो आपको वेव नंबर की फॉर्म में दी होती है। तो आप रेडियो वेव जब शाइन करेंगे इसके ऊपर तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर आपने इसको मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूंगा इसको, ऐसे कर दिया। तो यहाँ से लेट से मैं इसके ऊपर रेडियो वेव शाइन करता हूँ तो कलर उठाते हुए ये पर्टिकुलर ब्लैक कलर रेडियो वेव इस पे शाइन करता हूँ। मैं समझ लें कि 100 मेगाहर्ट्ज की एब्जॉर्ब करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वो इतने मेगाहर्ट्ज का बन गया है। होगा ये कि जैसे ये वेव इसमें आएंगी तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा। जब कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जाता है तो वहां से आपके पास उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो शो होती है जिसकी वजह से आपके पास एक सिग्नल आ जाता है। ठीक है जी, मैं यहाँ से मतलब एक लाइट को अगर किसी वॉल पे किसी डिटेक्टर पे फेंक रहा हूँ तो सारी की सारी लाइट जो है किसी मीडियम से गुजर के जा रही है, पानी से गुजार रहा हूँ तो वो मुझे बता देगा डिटेक्टर कितनी ट्रांसमिट हो गई है और कितनी जो है उसमें से डिक्रीज होके पहुंच रही है। तो अगर डिक्रीज हुई इसका मतलब पानी ने एब्जॉर्ब किया है। तो हमारे पास जब ये पार्टिकल बीच में होगा और उसको जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये वाली तो ये जो है यहाँ से जो हम इसको एनर्जी शाइन कर रहे थे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पार्टिकुलर और ऊपर मूव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद जो है फिर ये वापस आ जाएगा। देखिए अगर आपने रेजोनेंस का वर्ड सुना हो तो रेजोनेंस ये होती है कि आपने ये आपके पास पेंडुलम है और ये कभी इस तरह जाता है कभी इस तरह जाता है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। ऐसे ही ये पार्टिकल्स का भी यही मामला है कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये पार्टिकल इस तरीके से रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं इन दो स्टेट्स के दरमियान। तो जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल आता है। बहरहाल हमारे पास सिग्नल आता है उसके एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाएगा इसकी वजह से सिग्नल आ जाएगा हमारे पास और हम कहेंगे कि भाई इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है या इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसको प्रोटॉन एनएमआर भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजन एनएमआर भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसकी 4 की पॉइंट्स हैं जो हमें देखने होते हैं वो मैं भी आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा अब सुनिए गौर से, देखिए आप लोगों ने एक बात आपको क्लियर कर दें कि जो पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, मैं इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन में अगर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो लिथियम का कुछ और होगा, हाइड्रोजन का कुछ और होगा, हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है दैट एनर्जी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमने ये मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन फॉर एग्जाम्पल। देखिए कार्बन जो है हाइड्रोजन में ये इसका पहला शेल हो गया, ये इसका दूसरा शेल हो गया। तो इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है आपने पढ़ा था एनर्जी गैप, इस तरीके से कार्बन का जो एनर्जी गैप होगा ये सेम नहीं होते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होते हैं ये सेम नहीं होते। इसकी अगर वैल्यू जो है 50 है, इसकी वैल्यू जो है वो 1000 होगी। ठीक है, इस तरीके से ये तो इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात की, तो न्यूक्लियर लेवल पे भी, न्यूक्लियर लेवल पे भी ऐसा ही होगा कि इनके जो एनर्जी गैप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अगर इसमें जो अगर आपने 20 टेस्ला अप्लाई किया हाइड्रोजन के ऊपर, ये मैंने रखा
फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इसमें आपके पास ये हिसाब किताब था, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी लगा देता हूँ और जो है ऑक्सीजन भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगा दिए। देखिए अब सबका जो है गैप डिफरेंट होता है। अगर आपने 20 टेस्ला अप्लाई कर दिया, मैं बार बार मेरे मुंह से निकाल 20 टेस्ला अप्लाई कर दिया, तो जो हमने लिखा यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो है, जो कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, इनके दरमियान 20 टेस्ला में जो डिफरेंस बनता है, इसका 100 बन जाता है, 100 मेगाहर्ट्ज। इसका बन जाता है लेट्स से 90 मेगाहर्ट्ज, इसका बन जाता है 130 मेगाहर्ट्ज। सबके ऐसे। अब आपने इस कंपाउंड को अगर आपने 20 टेस्ला दे दिया और आपने एनर्जी जो शाइन की रेडियो वेव, और वो आपने एब्जॉर्ब की है, शाइन की है इसके ऊपर 100 मेगाहर्ट्ज। अब मुझे बताएं कि कौन से एटम्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 20 टेस्ला पे आपके सामने सारा डेटा आपके सामने ऑब्वियस है, ये डेटा है इनका। अब आपने 20 टेस्ला भी लगा दिया और एनर्जी भी आपने फिक्स कर दी जो इसके ऊपर देख रहे हैं आप एनर्जी। तो इसमें से सिर्फ जो है इस वक्त हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मुझे पता चल जाएगा हाइड्रोजन के बारे में, कितने हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है जी। इसी तरीके से अब मैं इसको चेंज करता हूं, अगर मैं यहां से इसको मैं इसको कर देता हूं 90 मेगाहर्ट्ज, अगर इसके ऊपर शाइन करूं तो क्या होगा, 90 मेगाहर्ट्ज पे सिर्फ वो एब्जॉर्ब करेंगे जो 90 पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये 20 टेस्ला फिक्स है हमारा, वही है 90। हमने इसमें जब मेगाहर्ट्ज अप्लाई किया तो सिर्फ कार्बन एब्जॉर्ब करेगा इस वक्त, बाकी कोई एलिमेंट कर ही नहीं सकता एब्जॉर्ब। तो मेरे पास कार्बन के एटम्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे, उनके सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। अगर होंगे कार्बन उस एलिमेंट उस कंपाउंड में तो वो एब्जॉर्ब करेंगे और सिग्नल आएगा, और अगर उस कंपाउंड में हुआ ही नहीं कार्बन तो फिर हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आएगा उसका। इसी तरीके से आखिरी बात करने जा रहे हैं कि अगर मैं इसमें ब्लैक कलर ले लेता हूँ कि 130 मेगाहर्ट्ज अगर अप्लाई करता हूँ तो उस वक्त जो है कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपके सामने है कि कौन एब्जॉर्ब करेगा उस वक्त जो है वही एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है। 130 पे आपके पास है नाइट्रोजन, तो इस वक्त जो है इससे आपके पास एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन सिर्फ, और कोई नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा था कि इस पे ये एब्जॉर्ब करेंगे और उस वक्त ये करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक इक्विपमेंट है, इसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, नॉर्थ लिख दिया, साउथ लिख दिया। इसके अंदर हमने किसी बंदे को डाल दिया। जो आप लोगों ने एमआरआई स्कैन पढ़ा है ना, उसमें यही होता है। ये बंदा है, ये इसके पाँव है, इसके 2 हाथ हैं और इसकी नाक है, इसके बाल है। इसको हमने बंदे को फेंक दिया अंदर। यहाँ पर इसकी जो मैंने स्ट्रेंथ रखी वो रख दी मैंने 20 टेस्ला रख दी मैंने स्ट्रेंथ। अब क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर रेडिएशन फेंकी 100 मेगाहर्ट्ज। तो कौन नजर आएगा मुझे, इस बंदे के अंदर जितने भी हाइड्रोजन होंगे 100 मेगाहर्ट्ज पे जैसे देखेंगे तो इस बंदे के अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे सारे वो आपको नजर आ जाएंगे। या सैंपल था ये। ठीक इस तरीके से अगर आपने इस पे 90 मेगाहर्ट्ज फेंका तो आपको इस बंदे के अंदर सारे के सारे कार्बन नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इसमें आपको पता है कि एनएमआर पे जो हमने लास्ट क्लास पे काम किया था, तो मुझे पता चला कि ऐसे 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 आ गए, आपके पास ये 0 लिखा हुआ, इसको मैंने लिख दिया 6 हाइड्रोजन को लिख दिया, 2 हाइड्रोजन इसको लिख दिया मैंने 2 हाइड्रोजन। तो आपको पता चल गया भाई कितने हाइड्रोजन इसमें, इसमें 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। मतलब ये जो भी था CX का नहीं पता हमें, लेकिन H जो है वो 10 हो गया, इससे पता चल गया। फिर वो H जो है किस किस एनवायरनमेंट में ये भी पता चल जाएगा आपको। ये अलग काम था, ये हमने किया था। तो आज जो है हमें बताना था कि ये काम कैसे करता है। इसकी बेस के ऊपर हमने कहा कि हम क्या करते हैं कि इसमें ड्यू टू स्पिन की वजह से ये सारा काम होता है।
हाउ टेक्निक प्रिडिक्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये आ गया वापस, यहाँ मैंने छोड़ दिए थे इसको, वापस आ गया इधर। तो व्हेन डिफरेंट एनर्जी, they have a different energy so occupied। अच्छा जी, when external magnetic field is applied, जब external magnetic field में इसको रखा जाता है किसी कंपाउंड को nucleus, their delta E increases because some particles are aligned and some get opposed to external magnetic field। तो बाहर जो magnetic field लगाते हैं इसके ऊपर कुछ अलाइन हो जाते हैं, कुछ अपोज हो जाते हैं, जो आपके सामने ये डायग्राम बनी है, कुछ अलाइन कुछ अपोज, और इस पे डेल्टा ई बिकम एबल टू एब्जॉर्ब रेडियो वेव। इस तरीके से वो रेडियो वेव एब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाता है। अब when we shine electromagnetic radiation, the proton from low energy absorb a particular wavelength energy and move to high energy level and produce a signal। यहाँ से पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से एक सिग्नल आता है। डेल्टा ई ऑफ ईच एलिमेंट इज डिफरेंट। उसका मतलब समझाएगा 20 टेस्ला पे प्रोटॉन जो है इतना एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन 13 जो है वो उसी पे इतने इतनी एब्जॉर्प्शन लेगा। तो अगर आप जो है जिस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी देंगे वही वाले पार्टिकल्स आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। ये वाली बात भी आपको समझाती है। इसके बाद हाउ दिस टेक्निक प्रिडिक्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ईच न्यूक्लियस, यहाँ पर जी बेटा, अब जो है इसमें एक चीज ये बतानी थी आपको कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है हाइड्रोजन के वो कैसे प्रिडिक्ट कर देता है। देखिए जो हाइड्रोजन जो है इट कैन बी आइदर अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कार्बन एटम, ठीक है जी। तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन क्लाउड की डिस्टॉर्शन होती है उसकी वजह से ये एनएमआर कैसे काम करता है इसके बारे में इतनी डिटेल तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ रेफरेंस से करना होगा कि टीएमएस से इसको रेफरेंस देते हैं। तो वो टीएमएस वाली बातों में मालूम जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी बात बता देते हैं इसके बारे में कि ईच न्यूक्लियस हैज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो हर न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं तो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है which can be aligned or opposed to external magnetic field। देखिए असल में जो हमारी डिजायर थी कि किसी न्यूक्लियस तक जो है हमें 20 टेस्ला पहुंचाना है। अब अगर उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड या तो उसमें एड अप हो जाएगी या फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात समझाने के लिए यहाँ पर समझाते हैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इस तक जो पहुंचाना चाह रहा हूँ दैट इज 20 टेस्ला, इसमें भी 20 टेस्ला पहुंचाना चाह रहा हूँ। अब ये कह रहे हो 20 टेस्ला तक पहुंचेगा नहीं, या तो ज्यादा पहुंचेगा या कम पहुंचेगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड जो सराउंडिंग में जो घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये खुद एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मेरा नॉर्थ इस तरफ है और इस इलेक्ट्रॉन का भी नॉर्थ इस तरफ बना, तो आप जब 20 शाइन कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें एड अप हो जाएगी। तो 20 नहीं रहेगी बल्कि 20 से बढ़ जाएगी वैल्यू। इस तरीके से एक चीज और भी हो सकती है, मैं दोबारा बोल देता हूँ जो मैंने बोला है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर लगाई है दैट इज लेट्स से 20 टेस्ला लगा दिया आपने, इसका नॉर्थ इस तरफ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इसका भी नॉर्थ इस तरफ बन गया, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक साथ होगी तो ये एड अप हो जाएगी। तो आपके पास जो 20 नहीं बल्कि ये हो जाएगी 20.1 टेस्ला। जबकि दूसरे केस में ऑन द अदर हैंड, उसको समझाने के लिए अब इसमें इसका नॉर्थ इस तरफ है 20 टेस्ला ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अपोज हो रही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अब अगर गौर से देखें तो इसकी नीचे आ रही है जबकि इसके ऊपर जा रही है। तो आपकी 20 की बजाय कुछ ओवरकम उसको उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए यूज अप हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियस तक पहुंचेगी वो डिफरेंट हो जाएगी। इस केस में जो पहुंचनी चाहिए थी 20 पहुंचनी थी 20.1 पहुंची। इस केस में जो पहुंचनी चाहिए थी दैट इज
तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो क्वांटिटी चाहिए थी, जो आप अप्लाई कर रहे थे, आपने ये सोचा था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बेयर्ड है, लेकिन अगर आपको ये बात बताई जाए कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें आ जाएगी, उसकी वजह से हल्का सा इम्पैक्ट तो आएगा थोड़ा सा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंचेगी वहां पर, उससे जो है फर्क आ जाएगा उसमें, जिसकी वजह से डेल्टा ए का भी फर्क आ जाएगा। देखिए ये वाली बात भी हम आपको बता दें कि अगर आपने 100 मेगाहर्ट्ज यूज किया था, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मेगाहर्ट्ज यूज किया था 20 टेस्ला पे, ये चल रहा था मामला, अब यही 20 टेस्ला पे आपकी जो है वो डेल्टा जो 20.1 अगर हो गया ये, या कुछ चेंज हो गया, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन की है वो भी तो चेंज हो जाएगी, 102 हो जाएगी मेगाहर्ट्ज या 99 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से होता क्या है कि हम किसी हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट को पहचान जाते हैं, इससे हम कहते हैं शील्डिंग। देखें हाइड्रोजन जो है दो तरीके से हो सकता है, ये इस केस में अगर देखें तो दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन के अराउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होगा, तो हम कहते हैं मच मोर शील्डेड। शील्ड का मतलब होता है जैसे वो जो शील्ड पकड़ते हैं, तो या वो शील्ड जो होती है कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन ने शील्ड किया हुआ इसको, यहाँ पे शील्डिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज सराउंडेड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज सराउंडेड द न्यूक्लियस, जबकि यहाँ पर लेस शील्डेड है। तो अब जो है जहां पर इसका सिग्नल आएगा, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट जो है बहुत कम आएगा, ना होने के बराबर आएगा। तो ये तो आपको दे देगा, समझ लें 20 टेस्ला भी दे देगा, जबकि इसमें 20 नहीं आएगा, बल्कि इसमें 20.1 हो जाएगा, 20. इन दोनों की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है इसकी अगर 100 मेगाहर्ट्ज है तो इसकी बन जाएगी आपके पास 102 मेगाहर्ट्ज। ये फर्क तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि हमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन पता चल जाएंगे। वो हाइड्रोजन जो किसी पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका हमें पता चल जाएगा कि यार ये किसके साथ है, और जो किसी नॉर्मल एलिमेंट के साथ जैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका भी हमें इससे अंदाजा हो जाएगा, इससे हम पहचान जाएंगे। स्पेस के ऊपर हम इसके लिए रेफरेंस मटेरियल जो यूज करते हैं वो है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन नंबर 1। इसमें अगर देखें तो सारे हाइड्रोजन जो हैं 12 हाइड्रोजन हैं, सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें मैक्सिमम शील्डिंग होगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है तकरीबन। जैसे ये बात भी अब आपको बता देते हैं, आपको पता है वैसे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ये बॉन्ड पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इस तरीके से अगर कार्बन जो है सिलिकॉन के साथ लगा दे, ये भी दोनों जो है कार्बन और सिलिकॉन ये ग्रुप 4 के ही है, दोनों एक ही जगह पे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की आसपास ही है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके साथ ही होती है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है पूरे का पूरा। नंबर 2, इसके दरमियान वान डेर वाल्स फोर्स होगी क्योंकि ये एक नॉन पोलर है, तो वोलेटाइल लिक्विड है ये, इट्स अ नॉन पोलर, सो न्यूक्लियस इज मैक्सिमम शील्डेड, इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत ज्यादा होगी। ये वाली बात जो है आपको समझा दें, अभी समझाइए बल्कि कि अगर जो नॉन पोलर होगा, ये नॉन पोलर था, इसमें शील्डिंग ज्यादा होगी, जो पोलर होगा उसमें शील्डिंग कम होगी। तो TMS जो है वो नॉन पोलर है नंबर 1। सारे 12 के 12 हाइड्रोजन जो है, इसमें 12 हाइड्रोजन टोटल काउंट करके देख लें अगर आप, तो 1 2 3 इस तरीके से 12 है, सब एक ही इन्वायरमेंट में है, उसकी वजह से एक ही सिग्नल आएगा आपके पास है ना। द नेक्स्ट थिंग, इट इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करेगा किसी सब्सटेंस के साथ, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, आप यूज करें उसके बाद इसको जो है वोलेटाइल है, हल्का सा हीट करेंगे तो आप इसको डिस्टिलेट करके आराम से कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट का वर्ड यूज करते हैं कि जो पोजीशन पे उसको आना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जो शील्डिंग की वजह से हाइड्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो शील्डिंग होती है उसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है मतलब 100 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा शिफ्ट हो जाती है, 100 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं केमिकल शिफ्ट। इसकी जो केमिकल शिफ्ट है, इसको रेफरेंस मटेरियल काउंट किया है, इसकी वैल्यू को हम 0 काउंट करते हैं। एज अ TMS is non-polar, so all non-polar hydrogen atom will be close to TMS and low value of chemical shift, the chemical shift की value कम आएगी, while the polar will be away from TMS with a high
ये वाली बात जो है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको कि मैंने जितने भी आपको शुरू में एग्जांपल्स दी थी वो सारी की सारी इसी को बेस थी। अब जो है इस बेस के ऊपर देखिए हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं, वही वाला जो हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी। मैं इसको उठा लेता हूँ, फिर इसको उठा लेता हूँ और फिर इसको उठा लेता हूँ। देखिए इसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप के हैं। ये हाइड्रोजन जो है, दूसरी टाइप के हाइड्रोजन जो है वो ये वाले हैं, और तीसरी टाइप का जो हाइड्रोजन है दैट इज दिस वन। देखिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो दिस इज द मोस्ट पोलर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये वाला जो है मोस्ट पोलर है, ये वाला पोलर है। क्यों? ऑक्सीजन के पास आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। और इस वाले की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर। अब जो टीएमएस होता है आपका, टीएमएस ये क्या होता है, SiCH3 4 टाइम, ये खुद भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब आपके पास, इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, तो आपके पास जो हम बना के देते थे अभी तक एनएमआर में आपको, वो ये था कि आपके पास ये जो आती थी लाइन, ये टीएमएस, ये जो होती है ना जीरो, ये किसकी वजह से होती है, टीएमएस की वजह से होती है। ये रेफरेंस लाइन होती है आपकी। अब इसमें क्योंकि आपको ये पता है कि ये खुद जो है ये लाइन नॉन पोलर की भी है, तो इनमें से जो नॉन पोलर होगा वो इसके पास आएगा। आप जाके सारी मेरी एग्जाम्पल चेक कीजिएगा, उसमें मैंने ऐसे ही बनाया था, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी होगा। तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना अवे होगा, और जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतना पास होगा। इसलिए फिर हम इसको फिर 3 के बराबर, 2 के बराबर और 1 के बराबर कर देते हैं। और फिर इसमें जो है आपको पता है कि इसकी दो, इसको बी वाले हाइड्रोजन इसको 3 में तोड़ देंगे, और 3 जो है इसको 4 में तोड़ देंगे। तो ये भी आपको स्प्लिटिंग बताई थी कुछ इस तरीके से। तभी तो फिलहाल ये बता रहा था कि आपको पोलर जितना होगा उतना ही उसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी, और जितना नॉन पोलर होगा उसकी उतनी केमिकल शिफ्ट जरा कम होगी। बहरहाल ये केमिकल शिफ्ट जो है नजदीक और दूर ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं प्रिडिक्शन कर सकते। इसके लिए आपको डेटा बुकलेट में आपको जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज दी, इस तरीके से यहाँ पर इसके लिए केमिकल शिफ्ट के लिए जो है वैल्यूज दी होती है, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो वो मैं आपको बता दूँ कहाँ पे दी होती है, का सर कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। तो ये डेटा बुकलेट है, इसमें आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होती है हाइड्रोजन की, जो की होती है ये देखें H1 की। तो बताता है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर ये होगी तो इसका मतलब ये वाला होगा एल्केन वाला। इस तरीके से अगर ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सर, ये सारे हाइड्रोजन की ही बातें होंगी, राइट। H1 अगर ये एरोमेटिक के साथ लगा हो, रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ ECH3, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे होगी। एरोमेटिक का जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर चाहिए हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो उससे जो ये काम जरा आसान हो जाएगा। अब दिस इज आई थिंक लास्ट TMS, ओके जी, ये वाली बात हो गई, ठीक है। आखिरी चीज आपको ये बतानी थी D2O से, ठीक है जी, D2O, ये फिर क्वेश्चन करते हुए जरा और डिटेल में बता दूंगा आपको मैं। D2 ऐड करने से OH की और NH2 की पी डिसअपियर हो जाती है। OH की और NH2 की जो पीक होती है वो D2O ऐड करने से डिसअपियर हो जाती है। ये जरा दिखा दिया, देखिए ये बॉन्ड जो है पोलर है, और D जो है वो हैवी आइसोटोप है इसका हाइड्रोजन का। देखें
एक बार बताते हैं आपको कि एनएमआर जो है ऑड नंबर के लिए चलता है। एनएमआर जो होता है ना, चलता है किसके लिए? ऑड नंबर के लिए चलता है। जैसे H1 के लिए यस, H2 के लिए नो, H3 के लिए यस, ऐसे चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ऑड नंबर के हिसाब से ऑक्सीजन लिखा मैंने 16 नो, ऑक्सीजन 17 यस, ऑक्सीजन 18 नो। ठीक, इस तरीके से कार्बन का भी सिर्फ 13 वाला देगा, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो पहली बात तो ये होगी कि इसलिए ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बॉन्ड है OH वाला, ये पोलर बॉन्ड है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। अगर आप इसमें D2O डाल दिया सॉल्वेंट, तो इसका OH हट जाएगा वहां से। मतलब इसकी जो पीक पहले से आ रही थी, इसकी वो पीक उसकी जगह पे ही आगे लग जाएगा, तो वो पीक गायब हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में हमारे पास ये, इसका मैं एनएमआर बनाने की कोशिश करता हूँ इधर, और इस तरीके से इसका भी एनएमआर बनाने की कोशिश करते हैं इधर। हमारे पास इसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन है। ये एक टाइप हो गई, ये सेकंड टाइप हो गई, और ये थर्ड टाइप हो गई। तो मेरे पास इसमें जो है एक पीक होगी, फिर दूसरी पीक होगी, और फिर तीसरी पीक होगी। ये इस तरीके से ये हिसाब किताब। तो इसको मैंने ए मार्क कर दिया, इसको बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया। अब अगर आपने D2O डाल दिया तो D2O से ये OH हट जाएगा उसमें से। तो अब इस मॉलिक्यूल में आपके पास ये ए टाइप की पीक आएगी, बी टाइप की पीक आएगी, लेकिन सी गायब हो जाएगा। इस केस में आपके पास जो है एक पीक आ जाएगी ए की, एक पीक आ जाएगी बी की, और आप इसमें स्प्लिटेड होंगी जिस तरीके से होती है नॉर्मल। लेकिन एक पीक आपकी जो है D2O से जो OH की पीक है वो डिसअपेयर हो जाएगी। तो इसका जो डिसअपेयरेंस जो है, कहता है कि OH ऐड करने से ये पीक डिसअपेयर होगी। तो इसका मतलब वो किसकी पीक होगी? या तो OH की होगी या NH की। NH में भी सेम सीन है। ये NH की जो पीक है, इसको भी देख लें गौर से। इसमें ऐसा है, तो इसकी जगह ये आ जाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन की जो पीक आ रही थी वो डिसअपेयर हो जाएगी। इसकी बेस के ऊपर हम जो है इसके काम करते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं और वर्कआउट करते हैं कि कौन कौन सा इसका जो है वो बन सकता है हमारे पास। NMR जो है कैसे कैसे होंगे, और हमें NMR बना के देता है, उसको जो है हम इंटरप्रेट करते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर एक आध कोई क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, और उसको हम दिखाते हैं किस तरीके से इसको इंटरप्रेट। जी देखें, ये एग्जाम्पल है आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये NMR आया हुआ है आपके पास हाइड्रोजन का, और ये मॉलिक्यूल का जो है फार्मूला किया हुआ है इसने, तो जिसकी बेस के ऊपर आपको पहचानना है कि क्या क्या मामला है। नॉर्मली तो ऐसा भी होता है कि आपको बताने के लिए जो है वो इनकी हाइट के ऊपर जो है नंबर भी लिख देता है। मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन ऐसे भी लिख के दे देता है, साथ एच लगा देता है। मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूँ, बाकी ऐसा भी कर सकता है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये नहीं भी देता तो हम कैसे बात करें? हमने पहली बात ये कही कि 1 कार्बन डिस्टेंट हाइड्रोजन जो होते हैं दूसरे को तोड़ते हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों साथ साथ थे, तभी इसमें स्प्लिटिंग हुई हुई है, तभी इसमें स्प्लिटिंग हुई है। अब इन पीक्स को अगर आप फाइंड करें तो ये कितनी पीक्स आ रही हैं? ये 4 पीक्स हैं। इसका मतलब इसको किसने तोड़ा हुआ था? इसने तोड़ा था। तो ये कितने होंगे? 3। ये फिर 3 होंगे कंफर्म हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पर लगा दिए कि 3 हाइड्रोजन थे, जिसकी हमारे पास ये बन गई। दोनों साथ साथ थे तभी तो एक दूसरे को तोड़ा हुआ है हमें पीक्स ने। अब आते हैं दूसरी वर्किंग करने के लिए। अब इसको और से देखें तो ये कितने पीक गई है? 3 में गई है। इसका मतलब इसको किसने तोड़ा है? इससे तोड़ा है। तो ये कितने होंगे? 2 होंगे। आपने 2 लगा दिए, आपके पास ये फ्रेगमेंट एक पीडी हो गया, आपके पास ये ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक, छोटा सा काम ये कर दिया आपने। इस बेस के ऊपर जो है मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको। आपके पास इसने स्पेक्ट्रम दिया था, ये दिया था, NMR दिया था, जिसकी बेस के ऊपर आपने पहला काम तो ये पहचाना कि ये दोनों कार्बन साथ साथ हैं, तभी तो इनकी पीक्स जो है इसमें स्प्लिट हुई हुई है। इसने इसको ब्रेक किया होगा, इसने इसको ब्रेक किया होगा। अब आपने क्या करना है, इसमें चेक करें जरा गौर से। तो ये कितनी है? 3 है। तो इसको 3 को जो तोड़ा था वो किसने तोड़ा? वैसे तोड़ा हुआ। इसका मतलब ये कितने होगा? तो आप इसके सर पे लगा दें कि ये 2 हाइड्रोजन है कंफर्म।
ये जो है 2 हाइड्रोजन थे। आप इसकी हाइट से अंदाजा करें तब भी आपको 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस वाले को चेक करें, ये कितनी पीक्स हैं? 4। इसको तोड़ा किसने? इसने। तो ये कितने होंगे? 3। ये 3 हो गए, तभी तो इसको 4 में तोड़ा इसने। इसलिए आप जो है इसको भी लगा देंगे तो आपके पास ये वाला फ्रेगमेंट सेट हो गया। तो अब तक आपने इसका ये वाला पीस कंफर्म कर दिया। आप किसी भी तरीके से देख लें कि यही हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं फार्मूला के पास। फार्मूला है हमारे पास C4H8O2। हमने क्या क्या यूज कर लिया? हमने यूज कर लिया है इसमें से CH3 और CH2 को यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास रह गया है O2 रह गए हैं, और हमारे पास एक कार्बन रह गया है और 3 हाइड्रोजन रह गए। अब अगर आप हाइट से मैच करके देखें, हाइट से दिखाता हूं आपको। ये हाइट है इसकी, ये हाइट है तो ये 3 के बराबर ही तो है, क्योंकि अगर ये 3 हाइड्रोजन थे और ये 2 हाइड्रोजन थे तो फिर ये भी 3 हाइड्रोजन होंगे उस हाइट के हिसाब से। इसका मतलब आप इधर चुपचाप जो है एक लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं आप कि ये जो है CH3 है, ये भी आपका डन हो गया। अब ना ये टूटी हुई है पीक, ना इसने किसी को तोड़ा है, क्योंकि सिंगलेट आ रही है। अगर सिंगलेट आ रही है तो आपको बीच में कोई एक ऐसा एटम फंसाना है जो इसको टूटने ना दे। देखिए अगर आपने कार्बन के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया फिर तो तोड़ देगा इसको, तो कार्बन के साथ जोड़ नहीं सकता। आपके पास और एटम है कोई? हाँ है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दें, और जो है एक कार्बन, 4 थे, 3 कार्बन यूज हो गए, तो आप ऐसे बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो ये है कि ये ऐसा था, लेकिन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को कि ना ये पीक टूटेगी ना ये तोड़ेगी। अब इस दोनों में फर्क है, दोनों का नाम जो है वो डिफरेंट है। एक इथाइल इथानोएट है, जबकि दूसरा मिथाइल प्रोपेनोएट है। तो ये जो चीज है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपको जाके चेक करना पड़ेगा किसी केमिकल शिफ्ट से। बस इतना सा काम के लिए आपको कि ये है या ये है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप गए पीछे जाके, आपने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं अपनी तौर पर वैसी मिसाल के तौर पर लिखा हूँ, लेट्स से इट इज 4.3। ठीक है जी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अब जो है मैं गया डेटा बुकलेट में, तो डेटा बुकलेट में जाके मैंने चेक किया कि अगर CH3O के साथ हो उसकी वैल्यू क्या होती है, और अगर CH3CO के साथ हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। मीन्स वी आर चेकिंग व्हाट? हाइड्रोजन। उसका एनवायरमेंट बता देगा आपको। इसने बताया कि इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 1.9 से लेके 2.6 तक आ रही है, और इसकी जो है वैल्यू आ रही है 3.6 से लेके 5.1 तक आ रही है। तो इसकी बेस के ऊपर हम बड़े आराम से पहचान जाएंगे हमारी वैल्यूज में क्या कहाँ पर मैच करेंगे। लेकिन मैं आपको विदाउट जो है उसके आपको सिखा दिया, क्योंकि केमिकल शिफ्ट सिर्फ पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी तंगी होगी, उसमें पहचानने में जरा मसला होगा। इस तरीके से आप पहचान। इसी बेस के ऊपर एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने करते हैं। अब जो है हमारे पास फॉर्मूला है C4H8O2। ठीक है जी। अब जो है इसमें हमारे पास कुछ, तो ये सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इसमें ये कह रहा है कि फॉर्मूला तकरीबन वैसा ही है। अब इसमें कह रहा है कि 8 हाइड्रोजन उसमें भी हैं, आपके 8 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, उसके इस तरीके से लिख के दे दिया आपको। ये मामला है 8 हाइड्रोजन जो है इसमें। देयर आर 8 हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इन 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो आप बताएं कि अभी जो पीछे एग्जाम्पल की हमने उससे क्या सीखा? उससे ये सीखा कि ये दोनों कार्बन जो हैं ये साथ साथ है। आप इसके सर पे लगाते हैं एक हाइड्रोजन, चुपचाप। अभी 6 हाइड्रोजन कर लें, ये 6 हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? देखिए ऑर्गेनिक की नॉलेज जो है वो तो आपको काम आएगी ही आएगी। अब ये इसमें एक हाइड्रोजन जो है बिल्कुल ये ना तोड़ा है ना टूटा है, आप एक ऑक्सीजन फंसा दें इधर ताकि ये काम सीधा हो जाए। इसका
हम बता रहे हैं कि ना ये पीक टूटी है ना ये किसी को तोड़ रही है। अब इस वाली की बात करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन हमारे पास ये वाला हो गया। इसको जो है अगर गौर से देखें तो कितने में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसा जा रहा है। इसका मतलब वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि वो 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन एक इसके सराउंडिंग में कैसे आ सकते हैं कि आप 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें और फिर 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लगा दें, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 6 हाइड्रोजन आते हैं, क्योंकि एक कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एक जैसे हैं। तो इनको अगर मैं मार्क कर दूं यहाँ पर, तो ये वाले जो है हाइड्रोजन ए और ए लिख दिया मैंने, तो आपके पास ये एक्चुअली ए की पीक थी। और इस वाले को मैं मार्क कर देता हूँ कि ये जो है हमारे पास सेकंड टाइप का हाइड्रोजन है, जिसको मैंने बी मार्क कर दिया, तो ये बी की पीक थी आपके पास। ठीक है, ये इसकी पीक थी। अब जो है दोनों एक दूसरे के साथ आमने 1 कार्बन डिस्टेंट है, तो अगर हम देखें 1 कार्बन डिस्टेंट है या नहीं है, तो 1 कार्बन की डिस्टेंस से हाइड्रोजन आ रहा है, सही है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, 1 कार्बन की डिस्टेंस से हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को तोड़ सकते हैं। अब ये 6 जो है इसको 7 में तोड़ेंगे, तो आपके पास ये सेप्टेट आ रही है 7 की। इस तरीके से ये जो एक था ये इनको तोड़ देगा, इसकी पीक को, इस वाली इनकी पीक को 2 में तोड़ सकता है, ये एक है अकेला। ये एक है तो उसको 2 में तोड़ देगा, तो आपके पास ये भी देख रहे हैं आप लोग कि 2 में टूटी हुई वाली पीक। ठीक है, अच्छा एक ये टूटा ही नहीं हुआ, तो अब आपके पास इस बेस तक यहाँ तक पहुंच गए, तो हमारे पास फार्मूला था एक्चुअली C4 था, H8 था, NO2 था। तो हमें इस सिंगल वाले को, तो हमने क्योंकि ना ये टूटा ना इसमें तोड़ा, इसको हमने ऐसे करना कर दिया। अब हमारे पास कार्बन हो गए 1 2 3 और हैं कितने टोटल 4। हमारे पास 1 2 और 3 हो गए, तो इसका मतलब एक कार्बन हमें और लगाना है, बीच में लगा दिया। और इस तरीके से हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब इसके पास आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वो भी काम कर सकते हैं, सही कह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि H के बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाए, और O फिर आपके पास यहाँ पे CH, उसके साथ CH3 एंड CH3 आ जाए, ये चीज। एंड सिमिलरली HO C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3, ये दोनों बातें जो है H के साथ CO लगा हुआ है या H के साथ O लगा हुआ है, ये बात को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, केमिकल शिफ्ट पे जाना पड़ेगा। केमिकल शिफ्ट की वजह से इसको पहचानना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये उसी से रिलेटेड है। अब इसमें केमिकल शिफ्ट एक्चुअली है, पास में क्वेश्चन है। तो नंबर 1 उसने क्वेश्चन यहाँ पे किया आपसे, आप जो है कार्बन का नंबर फाइंड कर दें। कार्बन का नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला था वो था मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला, 100 अपॉन 1.1 इंटू m+1 की अबंडेंस एंड m की अबंडेंस, इससे हम निकाल लेंगे। फिर से मैंने निकाला हुआ है, तो ये C4 आता है। ठीक है जी, हमारे पास ये देखें, ये m की अबंडेंस दी हुई है इसमें, और ये m+1 की जो है अबंडेंस दी हुई है आपको। इसको फार्मूला को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर जो है दैट इज 4 आ गया। तो हमने जो है इसको क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया यहाँ से जस्ट C4, बस C4 लिख सकता हूँ। मैंने किया कि C2 हो गया 4, क्योंकि फार्मूला आपके सामने ये है। फिर जो है ऑक्सीजन मैंने कर दी 2। अब हाइड्रोजन का नंबर कैसे निकाला जाए, देखिए हाइड्रोजन का नंबर जो है आपको कहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा था बताता है ना आपको। ये देखिए आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन का नंबर, यहाँ पर 3 ये है, 3 ये है, 2 ये है, सारे मिला के हाइड्रोजन कितने हुए, 8। आप भी यहाँ पे लिख दें, फिर 8 हाइड्रोजन इसमें। ठीक है जी, अब इसको वर्कआउट करते हैं। इस वर्किंग के लिए आपने वो काम किया कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तभी तो इनकी पिक्स टूटी हुई है। इसका मतलब ये 3 हाइड्रोजन होंगे, लिखा हुआ इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे, और ये फिर 2 होंगे। ठीक हो गया। अब अगर गौर से देखें तो ये हाइट जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, इसकी 3 की ये भी हाइट है, 3 की ये भी हाइट बनी, तो हाइट जो है ऊपर नीचे हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से वो जो है आपको इस तरीके से भी दे देता है, मतलब उसके ऊपर मेंशन कर देता है। तो इसकी बेस के ऊपर हमने ये कर दिया। अब ये वाली पीक की अगर बात करते हैं ना, ये वाली पीक जो है आप CH3 तो लिखेंगे, एक कार्बन के साथ ज्यादा से ज्यादा यही आ सकता है। अब इसको आपने सेपरेट करना है,
क्योंकि ना ही टूटी ये पीक, तो आप या तो ओ लगा दें यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल में से चीजें यूज करिए, या फिर लगा दें आप CO लगा दें, ठीक है। या तो ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, या इसका फॉर्मूला हो सकता है, मैं दोनों बना लेता हूँ, चलो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको, और जो है ना इसका हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 और फिर जो है CH2LCH, दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास CH3 एंड CH2LCH। एक में मैं ये कर रहा हूँ कि मैं O लगा दूं यहाँ पर एंड CO लगा दूं यहाँ पर, एक में लगा दूं CO यहाँ पर एंड O यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसमें असल चीज पहचाननी क्या है, पहचानना मुझे ये था इसमें से कि ये वाली पीक है, ये वाली पीक मतलब ये वाली पीक, ये जो 2 पे आ रही है, ये CH3O की है या CH3CO की है। इसके लिए जो है हम जाके उसको बोला था डेटा बुकलेट, उससे जाके चेक कर लेते हैं। तो डेटा बुकलेट होनी थी कहीं तो मैंने CH3 अगर O के साथ हो तो पीक कहाँ पे आती है, हमारी 2 पे आ रही है पीक, वैसे 2 के आसपास आ रही थी। तो ये अब ढूंढना दिखाता हूँ आपको कैसे ढूंढना। ये CH3 अगर CO के साथ हो तो पीक की वैल्यू देख लें कहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। CO के साथ अगर पीक हो तो सामने आ गई, अगर ये O के साथ हो तो पीक कहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये भी आपके सामने आ गया। ये इन्हीं में से उठाना था, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। इसलिए चीज CO के साथ हो तो रेंज इसमें बताइए ये वाली आ रही है और इसमें आ रही है। तो हमारे पास जो 2.2 और 3.2 इस रेंज में जा रहे हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर हम इसको जी। तो हमारी जो है ये अगर गौर से देखें तो 2 से थोड़ा सा क्रॉस कर रही है, राइट। मैं इसको आपको मार्क करके दिखा दूं, ये 2 की लाइन थी 2.2, ठीक है। तो ये जो जो इसमें जाके बैठ रहा है, सेट हो रहा है, दैट इज 2.2 वाला इसमें फिट हो जाएगा, मतलब इसको मार्क कर लूं, तो मतलब ये CO वाला है। अगर इसमें CO के साथ CH3CO वाला है ये, ठीक है, या CH3CO के साथ या CH, तो इस बेस के ऊपर जो है हम इसको मार्क करेंगे, इसको ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है दैट इज 2, इसकी रेंज तो 3 पॉइंट समथिंग में जा रही है, जिसकी वजह से हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बाकी एग्जाम्पल जो है इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन जब करूँ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।